हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रैक्टिस मॉक। कैसे हो गाइस आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग अपना जो एक फ्री मॉक टेस्ट है, इस प्रैक्टिस मॉक के एप्लीकेशन पे आप देखोगे कि एसएससी जेईई का जो एक फ्री मॉक टेस्ट है, हम लोग उस फ्री मॉक टेस्ट का सोल्यूशन करवा रहे थे, जिसमें ऑलमोस्ट अभी तक के वीडियो में ऑलमोस्ट 85 नंबर ऑफ क्वेश्चन हो चुके थे। लास्ट के 15 क्वेश्चन बच गए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग उसी 15 सवाल को सॉल्व करेंगे और देखो, और इससे हम ये समझेंगे कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस का अप्रोच लेना है एग्जाम में। और हमने इसके पहले भी बात किया था, इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था आपको कि देखो किस तरीके से आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, किस तरीके से न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने, किस तरीके से ऑप्शन अप्रोच रखना है, ऑप्शन को किस तरीके से हम एलिमिनेट करके क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचेंगे। इन सारी बातों को हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे थे। तो उसी के आगे हम लोग क्या करेंगे कि जो 15 नंबर ऑफ क्वेश्चन बच गए थे उसको आगे हम आज इस वीडियो में खत्म करने वाले हैं। तो सीधे आते हैं क्वेश्चंस में। देखो ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, सबसे पहले आपको यह काम करना है कि आपको प्रैक्टिस मॉक के वेबसाइट पे या फिर आप एप्लीकेशन पे चले जाओ। वहां पे आपको इंजीनियरिंग सेक्शन में आपको एसएससी जेईई की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जिसमें से आपका जो पहला टेस्ट है, जो पहला मॉक है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि आप सबको अटेम्प्ट करना है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से मैंने यहाँ पे जिस तरीके से आपके लिए टेस्ट सीरीज डिजाइन की गई है, उसमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि आप जब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे और जब पूरे पेपर का आप एनालिसिस करने बैठोगे तो आपको ये मिलेगा कि हर क्वेश्चन के साथ साथ यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स ऐड किए गए। और इस की पॉइंट का एडवांटेज ये है कि अगर आपसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है या बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको इस पॉइंट से क्वेश्चंस फ्रेम हो जाएंगे। क्योंकि की पॉइंट्स इस तरीके से डिजाइन किए गए आपके लिए कि ताकि क्या हो, अगर उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नया क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी हो तो आपके उस की पॉइंट से कवर हो जाए। इसीलिए आपको एक काम ये करना है कि जो कम से कम एटलीस्ट ये फ्री मॉक टेस्ट है, आपको तो ये देने ही देने, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास आपको लगता है कि नहीं, आपको और भी अपनी प्रिपरेशन इनहेंस करने की जरूरत है, आपको और भी प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो आपको एक और काम करना है कि आप क्या करो, इस टेस्ट को आप परचेज कर सकते हो। देखो, और अभी तो आपके पास इस पे डिस्काउंट भी चल रहे हैं, ठीक है। अभी देखो 20% का डिस्काउंट है, किसका? गणेश चतुर्थी का आपके पास 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपको ये टेस्ट सीरीज बहुत ही कम प्राइस में, ऑलमोस्ट कितना है ये देखो, ये आपको मिल जाएगा कितने में? ये गेट का हो गया, इसरो हो गया, एसएससी जेईई का अगर आप ज्वाइन करोगे 639 में, जिसमें आपको CBT 1 और CBT 2 दोनों के टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे। बाकी आपका पेपर 1 के लिए भी वहां पे टेस्ट सीरीज डिजाइन किया गया, जिसको केवल CBT 1 के लिए प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए भी यहाँ पे टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा। और इन सारी टेस्ट सीरीज पे आप देखोगे 20% का भी डिस्काउंट भी चल रहा है। तो आपको एक काम करना है, अगर आपको और भी अपने प्रैक्टिस को इनहेंस करने की जरूरत है, आपको और भी पॉलिश करने की जरूरत है अपने प्रिपरेशन को, तो आप इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर लो। अगर आप ये टोटल 1000 क्वेश्चन लगा ले गए, टेस्ट सीरीज में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 1000 क्वेश्चन है, अगर ये 1000 क्वेश्चन डिफरेंट क्वेश्चन है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पहले टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन जो पूछ लिया गया वो बाकी टेस्ट सीरीज में फिर वापस से नहीं पूछा गया। तो ये 1000 डिफरेंट क्वेश्चन है और उसके हर एक क्वेश्चन के साथ यहाँ पे जो की पॉइंट्स मेंशन है ना, उसमें वो खुद में अपने आप में 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका मतलब आपका ओवरऑल 2000 से 3000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये कौन सा क्वेश्चन है? ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे ज्यादा पॉसिबिलिटी कि एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। तो आपको ये काम करना है। तो मैं आता हूँ सीधे किस पे, अपने पेपर 1 पे। और मैंने आपको बताया था पेपर 1 का जो पहला पेपर था, एसएससी जेईई मॉक टेस्ट का जो पहला मॉक था, इसका सोल्यूशन हम लोग करवा रहे हैं, जिसमें 85 नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए। तो हम सीधे आते किस पे, 186 नंबर पे, ठीक है। टेक्निकल का 85 हो गया था, तो आप आ जाओ किस पे, 186 पे, ठीक है। तो आज हम इसके आगे के 15 क्वेश्चन देखें। तो ये पहला क्वेश्चन क्या है आज का? ये आज का पहला क्वेश्चन है, इन लैबोरेटरी कंपैक्शन टेस्ट द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ऑफ अ सॉइल डिक्रीजेस। सॉइल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। आपको पढ़ना क्या है, इन लैबोरेटरी कंपैक्शन टेस्ट द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल डिक्रीजेज। आपसे ये बोला जा रहा है, कंपैक्शन टेस्ट पे क्वेश्चन है, आपसे ये बोला जा रहा है कि ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कब डिक्रीज होगा। ऑप्शन देखना, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये। आप एक बार ऑप्शन देखना इसका, विथ इंक्रीज ऑफ कंपैक्शन एनर्जी एंड विथ डिक्रीज ऑफ कोर्स ग्रेन्स इन द सॉइल। 2 बात दिया गया। एक तो ये दिया गया है कि अगर आप क्या बढ़ा दिए, अगर आप कंपैक्शन एनर्जी बढ़ा दिए तो फिर ओएमसी पे क्या फर्क पड़ेगा। और दूसरा और पॉइंट है कि अगर आप कोर्स ग्रेन्स का परसेंटेज बढ़ा दिया, किसमें? सॉइल सैंपल में कोर्स ग्रेन्स का अगर आप अमाउंट बढ़ा देते हो, तो ये किस तरीके से ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट को
इफेक्ट करता है, इस बात पे क्वेश्चन है। तो ये सारे ऑप्शन इसी में बनेंगे। दो बात पूछा गया आपसे, ये बोला गया कि अगर आप कंपैक्शन एनर्जी बढ़ाते हो तो क्या होगा, और अगर आप कोर्स ग्रेन्स का जो अमाउंट है उसको डिक्रीज कर देते हो सॉइल में तो क्या होगा। ठीक है, तो इस बात को समझना, इस बात को मैं समझाऊंगा कुछ इस तरीके से कि अगर मैंने आपसे अगर आप ड्राई डेंसिटी और वाटर कंटेंट के बीच अगर आपने ग्राफ देखा होगा, ठीक है, तो एक ग्राफ निकल गया था ड्राई डेंसिटी और वाटर कंटेंट के बीच में, एक ग्राफ निकल गया था किसके बीच में, ड्राई डेंसिटी एंड वाटर कंटेंट के बीच में। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपके पास ड्राई डेंसिटी होता है गामा डी और यहाँ पे होता है वाटर कंटेंट डब्ल्यू। ठीक है, और इसके बीच जो ग्राफ बनता है कुछ इस तरीके से बनता है। इसके बीच का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है, और यहाँ पे ये जो पीक पॉइंट है यही क्या, ये गामा डी की वैल्यू है, ये जो पीक पॉइंट है ये क्या, ये गामा डी है, ये गामा डी मैक्स है, क्या है गामा डी मैक्स। ठीक है, अब इसके करस्पॉन्डिंग जो वाटर कंटेंट की वैल्यू क्या, इसके करस्पॉन्डिंग जो वाटर कंटेंट की वैल्यू है ये क्या, ये है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, OMC1 बोल दो इसको। ठीक है, जिस वाटर कंटेंट के करस्पॉन्डिंग आपको सॉइल सैंपल में मैक्सिमम डेंसिटी अचीव होता है उसी वाटर कंटेंट को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। जिस वाटर कंटेंट के करस्पॉन्डिंग आपको सॉइल में मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी देखने को मिलता है उसी वाटर कंटेंट को हम बोलते हैं ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, होता क्या, होता ये कि जब आप कंपैक्शन एनर्जी या कंपैक्टिव एफर्ट आप इंक्रीज कर दोगे, जब आप कंपैक्शन एनर्जी या फिर आप कंपैक्टिव एफर्ट की वैल्यू अगर इंक्रीज कर दोगे तो ये ग्राफ क्या करेगा, ये ग्राफ शिफ्ट हो जाता है किधर, लेफ्टवर्ड, लेफ्ट साइड एंड अपवर्ड। किधर शिफ्ट होगा, ये ग्राफ कुछ ऐसे शिफ्ट होता है, ये ग्राफ आपको कुछ ऐसे मिलेगा। ठीक है, हुआ क्या, जब आप कंपैक्टिव एनर्जी, जब आप कंपैक्शन एनर्जी या कंपैक्टिव एफर्ट की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, जब आप क्या करोगे, कंपैक्शन एनर्जी इंक्रीज करोगे, इसका मतलब क्या होगा, आप लोड बढ़ा रहे हो, और जब आप लोड बढ़ाओगे इसका मतलब डेंसिटी क्या होगा, ये, और इसका वाई रेशियो क्या होगा, वाई रेशियो डिक्रीज होगा, ई की वैल्यू क्या होगा, ई की वैल्यू डिक्रीज होगी, और इसका मतलब ड्राई डेंसिटी की वैल्यू क्या होगा, ड्राई डेंसिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी। ठीक, अगर आप कंपैक्शन एनर्जी की वैल्यू बढ़ाओगे इसका मतलब क्या होगा, इसके बीच का जो वाइड रेशियो की वैल्यू डिक्रीज होगी, और इसका मतलब हो गया क्या, ड्राई डेंसिटी की वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जब ड्राई डेंसिटी की वैल्यू आपको इंक्रीज मिलेगी तो ये ग्राफ किधर शिफ्ट होगा, ऊपर शिफ्ट होगा, और जब ये ग्राफ ऊपर शिफ्ट होगा तो इसी के करस्पॉन्डिंग आप देखोगे ना, ये गामा डी मैक्स 2। ठीक, ये जो दूसरा ग्राफ का गामा डी मैक्सिमम है इसकी वैल्यू क्या मिलेगा, इंक्रीज मिलेगा, तो ये गामा डी मैक्सिमम होता है, ये गामा डी मैक्सिमम 2 है। और इसके करस्पॉन्डिंग जो वाटर मैक्सिमम वाटर ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट उसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू आपको डिक्रीज मिलेगी, ये क्या, सेकंड मॉइस्चर OMC2। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि जब आप कंपैक्शन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज करोगे, या फिर आप बोला जाए कि जब आप कंपैक्टिव एफर्ट बढ़ाओगे, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ये ग्राफ है डेंसिटी और वाटर कंटेंट के बीच का, ये ग्राफ किधर शिफ्ट होता है, ये ग्राफ शिफ्ट होता है लेफ्ट साइड एंड अपवर्ड, लेफ्ट साइड एंड अपवर्ड। इससे क्या होगा, इससे आपको ये देखने को मिलेगा जो ड्राई डेंसिटी है, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी के लिए इंक्रीज कर जाएगी, और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के लिए क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया पहला पॉइंट। तो यहां से ये समझ में आ गया कि अगर आपसे ये बोला जाए कि ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट आप सॉइल डिक्रीज कब करेगा, जब आप कंपैक्शन एनर्जी की वैल्यू क्या करोगे, इंक्रीज करोगे। लेकिन जो अगला पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कोर्स ग्रेन को किस तरीके से आप ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट से रिलेट करोगे। ठीक है, तो देखो होता क्या है, देखो OMC कौन सा वाटर कंटेंट है, OMC वाटर कंटेंट में होता क्या है कि जो वाटर कंटेंट है ये क्या काम करता है, ये वो वाटर कंटेंट है जो सॉइल के पार्टिकल के अराउंड लुब्रिकेटिंग लेयर प्रोवाइड करता है। क्या करता है, जैसे मान लो आपको ये देखा जाए, समझना ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है क्या, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कुछ ये है कि जब आपके सैंपल में जो सॉइल्स के पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, आपके सैंपल्स में जो सॉइल के पार्टिकल्स होंगे, ये वाटर क्या करता है, ये वाटर इसके सराउंडिंग में, ये वाटर क्या करता है, इस सॉइल सैंपल के सराउंडिंग में एक वाटर का एक लेयर बनाता है। ठीक है, क्या करता है, ये वाटर का एक लेयर बनाता है। तो ये वो मिनिमम वाटर कंटेंट है जिसमें क्या होता है, W क्या है, ये मिनिमम वाटर कंटेंट है, मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच वाटर यूज्ड इन लुब्रिकेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, किसमें, लुब्रिकेशन ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है,
ये वो वाटर कंटेंट, ये मिनिमम वाटर कंटेंट जिसमें क्या करता है, ये जो वाटर है वो वाटर क्या करता है, सॉइल पार्टिकल के चारों तरफ एक लुब्रिकेटिंग लेयर प्रोवाइड करता है, लुब्रिकेटिंग लेयर क्रिएट करता है, जो क्या करता है, जिसकी वजह से कंपैक्शन क्या हो जाता है, कंपैक्शन इजी हो जाता है, मतलब गामा डी की वैल्यू क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जब आप सॉइल सैंपल में कोर्स ग्रेन क्या करोगे, जब आप कोर्स ग्रेन का अमाउंट बढ़ाओगे, ठीक है, कोर्स ग्रेन की अमाउंट को जब आप बढ़ाओगे तो होगा क्या, होगा ये कि स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या करेगा, स्पेसिफिक सरफेस एरिया डिक्रीज कर जाएगा। जब आप कोर्स ग्रेन की अमाउंट को बढ़ाओगे स्पेसिफिक सरफेस एरिया डिक्रीज होगा, इसका मतलब जो वाटर कंटेंट की रिक्वायरमेंट है, क्या डब्ल्यू की जो रिक्वायरमेंट है वो कम निकल जाएगी, वाटर कंटेंट की रिक्वायरमेंट कम निकल जाएगी, किसके लिए, लुब्रिकेटिंग पर्पज के लिए। जो लुब्रिकेटिंग पर्पज के लिए वाटर कंटेंट की अब जो नीड है, वो मिनिमम वाटर कंटेंट की जो नीड होगी वो कम निकल जाएगी, क्योंकि अब कम सरफेस एरिया को क्या करना, लुब्रिकेट करना है। इसका मतलब ये हो गया कि वाटर कंटेंट क्या हो जाएगा, ये वाटर कंटेंट ये ऑप्टिमम ओएमसी है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। इसका मतलब कोर्स ग्रेन के अमाउंट को बढ़ाओगे तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया कम निकल जाएगा। अगर स्पेसिफिक सरफेस एरिया कम निकल जाएगा, इसका मतलब वाटर की अमाउंट की नीड कम होगी, किसके लिए, पार्टिकल के लुब्रिकेशन के लिए। इसका मतलब ओएमसी क्या हो जाएगा, ओएमसी डिक्रीज होगा, ओएमसी का नीड क्या होगा, कम होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जाएगा क्या कि विद इंक्रीज ऑफ कंपैक्शन एनर्जी एंड विद डिक्रीज ऑफ कोर्स ग्रेन इन द सॉइल, इससे क्या होगा, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या करेगा, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीज करेगा। ठीक है, अगर आप क्या करो, कोर्स ग्रेन के अमाउंट को बढ़ाओगे तो कम होगा। ठीक है, जब आप कोर्स ग्रेन से अमाउंट को बढ़ाओगे तो वाटर कंटेंट कम होगा। तो ये पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा क्या होगा, विद डिक्रीज ऑफ, विद इंक्रीज ऑफ बोथ कंपैक्शन एनर्जी एंड कोर्स ग्रेन सॉइल, आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों अमाउंट क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, इसका आंसर सी पार्ट हो जाएगा, और यही बात यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, ये सारी बातें मैंने आपको जो बताया, ये सारी बातें यहाँ पे की पॉइंट के फॉर्म में आपको मेंशन है। ठीक है, अच्छा सवाल था। ठीक है, पहला पॉइंट सबको ध्यान होता है कि अगर आप कंपैक्शन एनर्जी बढ़ाओगे तो क्या होगा, ओएमसी की वैल्यू डिक्रीज होगी, ग्राफ किधर शिफ्ट होगा, लेफ्ट साइड एंड अपवर्ड। लेकिन जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है कि अगर आप कोर्स ग्रेन का अमाउंट बढ़ाओगे सैंपल में, इससे क्या होगा, स्पेसिफिक सरफेस एरिया कम होगा, और अगर स्पेसिफिक सरफेस एरिया कम होगा तो अब जो वाटर की नीड होगी किसके लिए, पार्टिकल के लुब्रिकेशन के लिए, वो कम निकल के आएगी। इसका मतलब ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये हो गया पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बना क्या है, ठीक है, इन ट्राइगोनोमेट्रिकल लेवलिंग रेसिप्रोकल ऑब्जर्वेशन एलिमिनेट्स। आपसे पूछा गया रेसिप्रोकल लेवलिंग से क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है रेसिप्रोकल लेवलिंग से। आपसे पूछा गया इन किसमें, ट्राइगोनोमेट्रिकल लेवलिंग में अगर जो रेसिप्रोकल लेवलिंग होती है वो क्या एलिमिनेट करता है। ठीक है, तो आप देखो जो रेसिप्रोकल लेवलिंग में क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन एरर क्या होता है, एलिमिनेट हो जाता है। इसके साथ साथ रिफ्रैक्शन एरर तो एलिमिनेट होता ही है, ये तो एलिमिनेट होता है, उसके साथ साथ ये और चीजें एलिमिनेट हो जाती है। क्या क्या, एरर इन द इंस्ट्रूमेंट एडजस्टमेंट। ठीक है, एरर इन द इंस्ट्रूमेंट एडजस्टमेंट, इंस्ट्रूमेंट के एडजस्टमेंट की वजह से अगर कोई एरर आता है तो वो भी क्या होता है, रेसिप्रोकल लेवलिंग में रिमूव हो जाता है। अगला ऑप्शन क्या है, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ अर्थ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो आपकी वजह से यहाँ पे जो अर्थ कर्वेचर और रिफ्रैक्शन दोनों की वजह से जो कंबाइंड इफेक्ट है, ये दोनों एरर को क्या करता है, एलिमिनेट करता है। तो आप ध्यान देना कि अर्थ कर्वेचर की वजह से जो एरर आता है उसको, और रिफ्लेक्शन की वजह से जो एरर आता है, इन दोनों एरर को क्या करता है, रेसिप्रोकल लेवलिंग एलिमिनेट कर देता है। तो ये इसका एडवांटेज निकल जाता है। और तीसरा ऑप्शन क्या, वेरिएशन इन द एवरेज रिफ्लेक्शन। ठीक है, एवरेज रिफ्लेक्शन में भी अगर कोई वेरिएशन आता है, इस एरर को भी क्या करता है, ये एलिमिनेट करता है। तो आप एक बात ध्यान देना, इस ऑप्शन में एक और ऑप्शन है इंस्ट्रूमेंट्स एरर। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ये इंस्ट्रूमेंट्स का जो एरर है उसको नहीं, एरर इन द इंस्ट्रूमेंट एडजस्टमेंट। आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट आप जो यूज कर रहे हो उसके एडजस्टमेंट में अगर कोई एरर आता है, ठीक है, उसके एडजस्टमेंट में अगर कोई एरर आता है तो ये उसको एलिमिनेट करता है। न कि अगर एरर के मैन्युफैक्चरिंग में, इंस्ट्रूमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में अगर कोई एरर आता है तो ये उसको एलिमिनेट नहीं करता। ये किसको एलिमिनेट करता है, ये एलिमिनेट करता है इंस्ट्रूमेंट के एडजस्टमेंट में। ठीक है, उसको क्या करता है, ये एलिमिनेट करता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये पहला ऑप्शन गलत है, क्योंकि पहला ऑप्शन क्या है, बस ये लिखा गया कि ये इंस्ट्रूमेंट एरर। जब आपसे इंस्ट्रूमेंट एरर बोला जा रहा है, इसका मतलब ये दो रीजन हो सकता है, या तो ड्यू टू द एडजस्टमेंट हो गया, ठीक है, या तो ड्यू टू इम्प्रॉपर एडजस्टमेंट हो गया, या तो ये हो गया, या तो मैन्युफैक्चरिंग की वजह से कोई डिफेक्ट्स अगर आता है, ये भी एरर हो गया, इंस्ट्रूमेंट एरर हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इंस्ट्रूमेंट के एडजस्टमेंट के वजह से अगर कोई एरर आता है, ये उसको एलिमिनेट तो करता है, लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग की वजह से अगर कोई एरर आता है तो ये उसको एलिमिनेट नहीं करता। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा रिफ्रैक्शन एरर। ठीक है, बाकी पहला ऑप्शन ये, आप बाकी ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। देखो रेसिप्रोकल लेवलिंग क्या है, ये भी यहाँ पे मेंशन, ये सारी बातें यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
द एक्सप्रेशन ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ द बबल ट्यूब अल्फा कैन बी टेकन एज, आपसे पूछा गया किस पे, बबल ट्यूब, किस पे, सेंसिटिविटी पे क्वेश्चन पूछा गया कि सेंसिटिविटी अल्फा क्या होता है। तो आपको देखो पता होना चाहिए सेंसिटिविटी अल्फा क्या होता है। आप देखना जो वन क्या होता है, वन डिवीजन का जो एंगुलर वैल्यू होता है बबल ट्यूब में जो वन डिवीजन का जो क्या होता है, बबल ट्यूब में जो वन डिवीजन का जो एंगुलर वैल्यू होता है उसी को क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं क्या, ठीक है। बबल ट्यूब में जो वन डिवीजन का एंगुलर वैल्यू होता है उसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेंसिटिविटी, ठीक है। तो मान लेते हैं कि अगर ये एंगल, अगर मैं मानता हूँ ये एंगल थीटा है और ये वैल्यू मान लेता हूँ मैं कितना एस है और ये वैल्यू मैं मानता हूँ डी है, ठीक है। तो जो सेंसिटिविटी की वैल्यू निकल के आएगी क्या होगा, अगर ये एंगल आपसे पूछा जाए, ये एंगल थीटा कितना होगा, थीटा क्या होगा, थीटा यहाँ से क्या जाएगा, थीटा की वैल्यू कितना होगी, थीटा की वैल्यू कितना होगा एस अपॉन डी, थीटा कितना हो जाएगा एस अपॉन डी, ठीक है। अगर इसी थीटा को अगर यहाँ से देखा जाए, अगर मैं इसी थीटा को इस बबल ट्यूब का जो ये एंगल बन रहा है अगर यहाँ से देखा जाए तो ये थीटा कितना होगा, ये थीटा कितना होगा, ये अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पे टोटल कितना नंबर ऑफ डिवीजन है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिवीजन अगर मैं मानता हूँ एन, कितना एन है, अगर टोटल नंबर ऑफ डिवीजन एन लिया जाए, कितना एन, अगर टोटल नंबर ऑफ डिवीजन एन है और एक डिवीजन का जो लेंथ है वो कितना एल है, तो ये टोटल लेंथ कितना जाएगा एन एल, ठीक है। ये टोटल लेंथ कितना जाएगा, ये टोटल लेंथ एन इंटू एल अपॉन कितना, ये रेडियस कितना जाएगा, ये रेडियस आर हो जाएगा, ठीक है। अल्फा क्या होता है, अल्फा क्या होता है, एंगुलर वैल्यू ऑफ वन डिवीजन, वन डिवीजन का एंगुलर वैल्यू होता है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया जो थीटा होता है ये कितना जाएगा, अगर आप यहां से देखो थीटा कितना होता है, थीटा होता है एस अपॉन डी और यही किसके बराबर हो जाएगा, अगर आप अगर मान लेता हूँ मैं यहाँ पे अगर मानता हूँ कि यहाँ पे टोटल एन डिवीजन है और एक डिवीजन का लेंथ स्मॉल एल है, तो ये टोटल लेंथ कितना जाएगा, ये टोटल लेंथ हो जाएगा एन इंटू एल, ये टोटल लेंथ होगा एन इंटू एल। और किससे डिवाइड कर दो, थीटा निकालने के लिए यहाँ पे आर से इसके रेडियस से आप डिवाइड कर दो, ठीक है। तो यहाँ से थीटा कितना हो गया एन इंटू एल अपॉन आर। और अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है कितना, वन डिवीजन का एंगुलर वैल्यू, कितने का, वन डिवीजन का एंगुलर वैल्यू। अगर ये वन डिवीजन का एंगुलर वैल्यू हो गया तो ये कितना जाएगा थीटा इंटू एन, ये कितना, ये एंगुलर वैल्यू किसका, एन डिवीजन का। आपको क्या निकालना है, वन डिवीजन का एंगुलर वैल्यू निकालना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा जाएगा थीटा अपॉन एन, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एस अपॉन एन इंटू डी, यहाँ से क्या हो जाएगा एल अपॉन आर हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये हो गया किसकी वैल्यू, ये हो गया सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब। लेकिन आपसे ये जो वैल्यू निकल के आएगी ये किसमें होगा, ये वैल्यू होगा रेडियन में, ये वैल्यू किसमें, ये वैल्यू है रेडियन में, ठीक है। ये वैल्यू किसमें, रेडियन में, ठीक है। लेकिन आपसे वैल्यू किसमें पूछा गया, ये वैल्यू आपसे पूछा गया किसमें, आपसे वैल्यू पूछा गया सेकंड में, ठीक है। ये वैल्यू आपसे किसमें पूछा गया, वैल्यू आपसे पूछा गया सेकंड में। अगर आपसे सेकंड में पूछा गया तो रेडियन को अगर आप सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसमें, इसमें किससे 20 62 65 से, ठीक है। अब ये किसमें आ जाएगा, सेकंड में। आपको अगर किसी भी रेडियन को अगर आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 20 62 65 से। तो अब आप इसका आंसर चेक कर लो, तो इसका आंसर कितना जाएगा, एस अपॉन एन डी, कितना, एस अपॉन एन इंटू डी इंटू 20 62 65, ए ऑप्शन हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, एस अपॉन एन डी इंटू 20 62 65, ठीक है। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। तो ए में क्या है, एस अपॉन एन डी इंटू 20 62 65, यार यही सेम बात यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे। और दूसरी बात, अब अगर सेंसिटिविटी पे अगर कोई क्वेश्चन बनना होगा तो एक क्वेश्चन बहुत पॉपुलर एग्जाम में कि सेंसिटिविटी किस बात पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब कौन सी बात किस तरीके से सेंसिटिविटी को अफेक्ट करती है, कौन सा पैरामीटर किस तरीके से सेंसिटिविटी को अफेक्ट करती है, एक क्वेश्चन ये बनता है एग्जाम पे और वापिस ये सारी बात यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। ये सारी बात यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, कि सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब डिपेंड्स अपॉन, किन किन बातों पे डिपेंड करती है और किस तरीके से डिपेंड करती है, ये सारी बात यहाँ पे मेंशन है। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो ये सारी बात आपको पढ़ के जाना है एग्जाम हॉल में। तो ये वो पॉइंट है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है,
आप क्या चीज पढ़ ली हो, उसमें से कितनी बातें आपको ध्यान है, ये चीज आपको ये टेस्ट देके पता चल जाएगा। अगर आप ये सारे टेस्ट दोगे, ठीक है, अगर आप ये सारे टेस्ट दोगे तो आपको इस बात का आइडिया लग जाएगा कि आप जितनी बातें पढ़े हो क्या उसको अप्लाई कर पा रहे हो। ठीक है, अगर अप्लाई कर पा रहे हो तो और कौन सी बात है जो आपको ध्यान होनी चाहिए, क्या वो चीजें आपने पढ़ा रखा पहले से। अगर आप नहीं पढ़े हो, अगर आप या तो पढ़े हो लेकिन अभी ध्यान नहीं है, तो आपको क्या करना है, इस डायरेक्टली की पॉइंट से आपको क्या करना है, उन चीजों को रिवाइज करना है। ये सिंपल सा काम आपको करना है एसएससी जे एग्जाम हॉल में पहुंचने से पहले तक। अगले क्वेश्चन पे जाओ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन अब एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं। अगर बात करें एसएससी जे एग्जाम के, तो अब एसएससी जे एग्जाम में कुछ अच्छे क्वेश्चंस, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अब पूछे जाने लगे हैं, इसलिए आपको उसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो अपने आप में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुआ है। क्या पूछा गया है, देखो, इफ द Na2N2O, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड, सॉरी ये क्लिक हो गया इस पे, ठीक है, ये इस पे गलती से क्लिक हो गया। आप इस चीज को देखो किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, अभी आप समझो इसको। ठीक है, पहले आप ये समझो कि इसे सॉल्व कैसे करना है। क्या पूछा गया आपसे, ये पूछा गया अगर सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड क्या कंटेंट इन अ गिवन सीमेंट इज 1% एंड 0.5%। आपसे ये बोला गया है कि सोडियम ऑक्साइड का कंटेंट है वो कितना 1% है, और जो पोटेशियम ऑक्साइड का कंटेंट है सीमेंट वो कितना 0.5% है। और आपको ये पता है कि दोनों कंटेंट सीमेंट में क्या कॉज करते हैं, ये सीमेंट में एफ्लोरेसेंस कॉज करते हैं। किसकी वजह से, क्योंकि ये क्या, ये एल्कली कंटेंट है, ये क्या, ये एल्कली कंटेंट है, और एल्कली कंटेंट सीमेंट में क्या कॉज करता है, ये कॉज करता है, एफ्लोरेसेंस कॉज करता है। तो लेकिन सवाल इस पे नहीं, सवाल क्या बोला जा रहा है कि आपसे ये बोला जा रहा है कि अगर सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड का अमाउंट इसमें दे दिया गया, और आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा ये जा रहा है कि आप इसी टोटल एल्कली कंटेंट को रिपोर्ट कर दो किसके टर्म में, इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम ऑक्साइड के। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये है कि आपके क्वेश्चन में मेंशन है कि आपके सीमेंट में जो एल्कली कंटेंट है, कौन कौन सा एल्कली है, आपके पास सोडियम ऑक्साइड की एल्कली प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है, पोटेशियम ऑक्साइड प्रेजेंट है, और ये दोनों क्या है, ये दोनों एक एल्कली कंटेंट है। लेकिन आपसे ये पूछा जा रहा है इन दोनों के अमाउंट को इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ सोडियम ऑक्साइड में आप क्या करो, रिप्रेजेंट कर दो। इसका मतलब ये हो गया आपको टोटल एल्कली कंटेंट को बताना किसके टर्म में, एल्कली ऑफ सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, और यही एक सेम क्वेश्चन आप सभी लोग एनवायरमेंट में हमेशा सॉल्व करते आए हो। आपसे ये पूछा जाता है कि डिफरेंट रीजन से जो पानी में जो हार्डनेस कॉज होता है, इस टोटल हार्डनेस को आप रिपोर्ट कर दो किसके टर्म में, टोटल हार्डनेस को आप रिपोर्ट कर दो कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म में। ठीक है, सिंपल सवाल है। आप अगर इस क्वेश्चन को वहां से रिलेट कर जाओ, तो अगर आपको हार्डनेस निकालने आता है, अगर आपको वाटर में हार्डनेस की वैल्यू निकालने आती है, तो आपको ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। क्योंकि देखो वहां पे क्या निकालना होता है, वहां पे आपसे ये पूछा जाता है कि जैसे आपके पास जितने भी मल्टीवैलेंट कैटायंस है, जितने भी मल्टीवैलेंट कैटायंस है, वो क्या करते हैं, वो सीमेंट में हार्डनेस कॉज करते हैं। अगर आपसे सारे कैटायंस की अलग अलग क्या दे दिया जाए, अलग अलग कंसंट्रेशन दे दिया जाए, और आपसे ये बोल दिया जाता है वहां पे कि आप टोटल हार्डनेस की वैल्यू रिपोर्ट करो किसके टर्म में, कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म में, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज होगा। यहाँ पे क्या करना है, आपके पास दो एल्कली कंटेंट है, अब इन दोनों एल्कली कंटेंट को या तो फिर बोलता किसी तीसरे एल्कली कंटेंट के फॉर्म में इसको रिपोर्ट कर दो, या आपसे यहाँ पे सिंपल बोल दिया कि नहीं आप क्या करो, सोडियम ऑक्साइड के टर्म में क्या करो, टोटल एल्कली कंटेंट आप बता दो। तो आपसे मैंने एक बात बताया था, जो सबसे सिंपल बात यहाँ पे है, सबसे सिंपल बात यहाँ से क्या निकल जाती है, जो सबसे सिंपल बात निकल जाता है वो ये है कि आपको ये एक पॉइंट याद रखना, क्या याद रखना, ये एक पॉइंट याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। और यही पॉइंट, यही कॉन्सेप्ट आप क्या वहां पर भी यूज करते हो टोटल हार्डनेस वाले कॉन्सेप्ट में। क्या है, आपसे बोला ये जा रहा है कि इक्विवेलेंट आप क्या, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बोल दो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, तो ये बोल दो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एनीथिंग, ये हमेशा बराबर होता है किसके, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एनी अदर थिंग, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एनी अदर थिंग। यही एक पॉइंट है जिसपे ये सवाल लग जाता है। अब पॉइंट बस ये बताता है कि आपसे ये बोला जा रहा है कि किसी भी मटेरियल का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बता दो, ये हमेशा बराबर होगा किसी भी दूसरे मटेरियल के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के।
इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप ऐसे बोल सकते हो सिंपल टर्म में कि मेरा जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होगा वो आपके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के क्या होगा, बराबर होगा। अब वो अलग बात है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता क्या। अब देखो नंबर ऑफ अगर इक्विवेलेंट की बात किया जाए तो सबसे पहले आप दूसरा पॉइंट समझो कि जो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट देख लो पहले क्या होता है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। क्या होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, इसका मतलब क्या करोगे कि आपको किसी भी मटेरियल का, किसी भी कंटेंट का अगर आपको वेट पता है, उसके अगर इक्विवेलेंट वेट से आप डिवाइड कर दोगे तो उस मटेरियल में कितना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होगा, उस मटेरियल में कितना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है ये आपको पता चल जाएगा। और यही काम क्या कर दोगे, किसी दूसरे मटेरियल के इक्विवेलेंट का क्या होगा, बराबर होगा। मतलब ये हो गया कि जो मेरा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है वो आपके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट से क्या होगा, बराबर होगा। अब बात आती है कि जो मेरा वेट होगा वो आपके वेट से अलग होगा। इसका मतलब जो मेरा इक्विवेलेंट वेट होगा वो अलग होगा आपके इक्विवेलेंट वेट से। लेकिन जब आप इन दोनों का रेशियो निकालोगे ना, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट का, वो क्या होगा, वही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। यही कॉन्सेप्ट यूज करना है। इसका मतलब ये हो गया कि हम क्या करते हैं, हमको ये काम करना है। देखो हमको पूछा गया किसके टर्म में, सोडियम ऑक्साइड के टर्म में, तो सोडियम ऑक्साइड को हटा दो, इसकी बात ही नहीं करो। हम क्या करते हैं, पोटेशियम ऑक्साइड के कंटेंट को किसके टर्म में निकाल दे, इसके टर्म में निकाल दे, सर इसके टर्म में पोटेशियम ऑक्साइड के कंटेंट को निकाल दे किसके, सोडियम ऑक्साइड के टर्म में। तो क्या करें, सबसे पहला काम हम ये कर लेते हैं, इसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। और जब हम इसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालेंगे, और यही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर किसको हो जाएगा, सोडियम ऑक्साइड के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के। यही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा किसके, सोडियम के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के बराबर हो जाएगा। अब हम क्या कर देंगे, आप एक बार जब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बता दोगे किससे, K2O से, ठीक है, K2O से अगर आप नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बता दिए तो आप कर दो कि यही सोडियम के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के बराबर होगा। इसका मतलब आप मल्टीप्लाई कर देना किससे, सोडियम के इक्विवेलेंट वेट से। अगर आप सोडियम के इक्विवेलेंट वेट से जब आप इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट में, आपको निकल जाएगा क्या, यही इसी का वेट निकल जाएगा किसके टर्म में, सोडियम के टर्म में, सोडियम ऑक्साइड के टर्म में। आपको यही एक काम आपको यहाँ पे करना है। आप देखना किस तरीके से करना है ये काम। आपको सिंपल क्या करना है, जो K2O है, आप पहले इसका वेट कितना, इसका वेट आपको कितना दिया गया 0.5%। तो यहाँ पे जो W है कितना, 0.5%। वेट बोलिए, कंसंट्रेशन बोल दो, उसी के टर्म में निकल जाएगा जो भी दिया होगा। इसका इक्विवेलेंट वेट बता दो, इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा। तो इसका इक्विवेलेंट वेट निकालने का क्या करोगे, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालो और नंबर ऑफ वैलेंसी से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ वैलेंसी से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ, ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर वेट बता दो, इसमें नंबर ऑफ वैलेंसी से डिवाइड कर दो। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 2 इंटू कितना, इसका मॉलिक्यूलर 39 प्लस ऑक्सीजन का 16 अपॉन नंबर ऑफ वैलेंसी 1। ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 80 में 2 कम, और ये कितना आ जाएगा 90, 94 हो गया, चेक करो तो ये 78 हो जाएगा, और ये कितना जाएगा 16, 7 काट के दो, ठीक है 94 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा कितना 94, और नंबर ऑफ वैलेंसी कितना होता है 1 होता है, तो ये कितना जाएगा 94। ये क्या निकल गया, ये निकल गया किसका, ये निकल गया K2O का इक्विवेलेंट वेट। अब आपको क्या निकालना है, K2O का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बताना। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना होगा, आपको पता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। तो जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वो कितना होगा, इसका वेट 0.5 अपॉन इसका क्या हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा 94। और जो यही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है, यही किसके बराबर होगा, यही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम ऑक्साइड के बराबर हो जाएगा। और उसी के टर्म में क्या करना है, आपको इसकी वैल्यू बताना है। इसका मतलब अगर इसी का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, यही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अगर सोडियम ऑक्साइड के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के बराबर है, इसका मतलब अब अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें किसके, सोडियम के इक्विवेलेंट वेट से, तो ये क्या निकल जाएगा, सोडियम का वेट निकल जाएगा, सोडियम ऑक्साइड का वेट निकल जाएगा। अब आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो किसका, सोडियम के इक्विवेलेंट वेट से। अगर सोडियम ऑक्साइड इसका आप इसका अगर आप इक्विवेलेंट वेट बताओगे, यानी Na2O का अगर आप इक्विवेलेंट वेट बताओ, इसका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन नंबर ऑफ वैलेंसी 1, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, N2O का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 23 46 और प्लस कितना 16, 6 6 12 4 1 5 1 6 62 हो जाएगा। ठीक है, तो 62/1। इसका मतलब ये हो गया Na2O का कितना हो जाएगा, सोडियम ऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर इक्विवेलेंट वेट होगा वो किसके बराबर होगा, 62 के बराबर होगा। अब ये क्या निकल जाएगा, ये आपको निकल जाएगा किसका, पोटेशियम ऑक्साइड का कंटेंट किसके टर्म में, सोडियम ऑक्साइड के टर्म में। अब आप क्या करोगे, इसी कंटेंट को जोड़ दोगे किसमें, Na2O के कंटेंट में। ये कितना है, ये आपके पास 1% है। यही एक काम सिंपल सा आपको करना है।
और यही काम आप कहाँ पे करते हो, यही काम आप करते हो जब आपसे इन्वायरमेंट में वाटर की टोटल हार्डनेस निकालनी होती है, वहां पे भी यही सेम काम करते हो। तो इस तरीके से आप वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। अब जब आप इसको ऐड करोगे तो आपके पास कितनी वैल्यू निकल के आ जाएगी, जब इसको ऐड करोगे, ठीक है। यहाँ पे देखना, यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सोडियम ऑक्साइड कितना लिखा गया, यहाँ पे 61 नहीं, ये 62 होगा। कितना होगा, ये 62 होगा, ठीक है। इसको चेक करना, ये जो वैल्यू होगी ये 61 ना होगा, 62 होगा, ठीक है, ये 62 होगा। वही सेम काम यहाँ पे किया गया, आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व कर लेना। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन किस पे, द परसेंटेज ऑफ रेसिड्यू लेफ्ट आफ्टर सीविंग गुड पोर्टलैंड सीमेंट इन 90 माइक्रोन सीव शुड नॉट एक्सीड, ठीक है। आपसे ये पूछा जाए जब आप फाइनेस टेस्ट करते हो सीमेंट की, जब आप फाइनेस टेस्ट करते हो तो उसमें सीव एनालिसिस करते हो। सीव एनालिसिस करते टाइम आपको जो परसेंटेज ऑफ रेसिड्यू कितना किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये होता है कि आपको अगर हम बोले फाइनेस टेस्ट में आप जो सीव एनालिसिस करते हो, इस सीव एनालिसिस किससे करते हो, 9 नंबर के सीव से, किसके 9 नंबर ऑफ सीव से। और ये जो सीव होता है इसका जो साइज होता है ये कितना 90 माइक्रोन होता है, 90 माइक्रोन। पहला बात यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ सकता है। जो दूसरा क्वेश्चन पूछता है वो क्या आता है, ओपीसी सीमेंट का जो परसेंटेज रिटेंशन है, किस पे परसेंटेज रिटेंशन है जो 90 माइक्रोन सीव पे कितना नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10%, 10% ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर यही बात रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की या फिर हाई एल्यूमिना सीमेंट की बोले, किसका रैपिड हार्डनिंग सीमेंट या फिर हाई एल्यूमिना, तो इसकी जो वैल्यू होती है 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आपको ये तीनों बात ध्यान होना चाहिए। और ये साइज आपको पता होना चाहिए। कभी कभी ये पूछा जाता है जो सीव एनालिसिस का जो साइज, किस साइज का सीव हम यूज करते हैं, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको सीव की साइज याद रखनी है और सीव का नंबर याद रखना है। और सीव की क्या याद रखनी है, याद रखना है कि जो ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है और हाई एल्यूमिना सीमेंट है, इसमें क्या होता है, ये 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए और इन दोनों केस में 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात आपको इसमें पूछा जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। इसका आंसर होगा आपका बी पार्ट, 10% से ज्यादा रेसिड्यू बचना नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ। अगला क्वेश्चन देखना क्या, कंपैक्शन फैक्टर ऑफ 0.85, ठीक है। कंपैक्शन फैक्टर से क्वेश्चन पूछता है कि 0.85 कंपैक्शन फैक्टर पे वर्कबिलिटी क्या होगा। तो 0.85 पे कंपैक्शन फैक्टर वर्कबिलिटी क्या होगा, लो वर्केबल कंक्रीट होगा, लो वर्केबल कंक्रीट होगा, ठीक है। और लो वर्केबिलिटी होगा, ठीक है, लो वर्केबिलिटी होगा। अब देख लो इसका सोल्यूशन, देख लो आप क्या करो। यहाँ पे क्या होगा, डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी, ये पूरी टेबल आपको ध्यान लीजिए कि आपसे कंपैक्शन फैक्टर देगा, आपसे पूछेगा, आपसे क्या पूछेगा, डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी पे क्वेश्चन पूछेगा। तो आप देख लो 0.65 से 0.7 के बीच में एक्सट्रीमली लो हो जाएगा और 0.7 से 0.8 के बीच में वेरी लो, 0.8 से 0.85 में लो होगा, बाकी आप मीडियम हो गया, ये 0.95 से 1 क्या हो गया, हाई वर्केबल कंक्रीट हो जाएगा। आपसे इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछा गया इसके पहले कि कंपैक्शन फैक्टर दे देगा आपको, ठीक है, कंपैक्शन फैक्टर दे देगा और आपसे क्या पूछा जाएगा, डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी पूछ लेगा। सिंपल सवाल है, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको इसी तरीके से, और ये चीजें आप पढ़े हो, ठीक है, आप जब रिवीजन कर रहे होगे तो डेफिनेटली ये चीजें आप पढ़ के रखे होगे। लेकिन होगा क्या, जब आप क्वेश्चन में कंफ्यूज करोगे सर 0.85 किसके लिए था, लो के लिए था या वेरी लो के लिए था या मीडियम के लिए था, जब आप कंफ्यूज करोगे उसी टाइम क्या करोगे, उसी के लिए ये की पॉइंट्स देना गया कि आपको वापस भाग के आपके नोट्स में ना देखना पड़े, आप यहीं पे ये चीज यहीं पे क्लियर हो जाए, ठीक है। तो जो डाउट जब आ रहा है, अगर उस डाउट को आप अगर उसी टाइम क्लियर कर लेते हो तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है कि कम टाइम में आप ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाओ और कम टाइम पे आप क्या कर पाओ, ज्यादा रिवीजन कर पाओ। और हमने इसीलिए की पॉइंट्स इस तरीके से ऐड किए गए हैं कि अगर आप चीजें भूल रहे हो, ठीक है, अगर आपको किसी चीज में डाउट आता है, क्या करो, आप टेस्ट देने के बाद जब आप उसका एनालिसिस करोगे, उस एनालिसिस में आपकी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो आपको भाग के फिर से नोट्स उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगला क्या, व्हाट इज द मास ऑफ द हैमर इन द मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट। आपको पता होगा, आपने सॉइल में 2 टेस्ट पढ़ा है, एक तो है स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट है, एक है मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट। ये 2 टेस्ट है और ये 2 टेस्ट के जितने भी पैरामीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछ लिया जाते हैं कि आप बताओ स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में जो आप हैमर यूज करते हो उसका वेट कितना है, या फिर आपसे पूछेगा मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट में आप जो हैमर यूज करते हो उसका वेट कितना है। हाइट ऑफ द फॉल पे क्वेश्चन पूछ लेगा, नंबर ऑफ ब्लोज पे क्वेश्चन पूछ लेगा, ये सारी बात है। अब आपको जैसे ही पूछा, जैसे आपको टेस्ट में ये क्वेश्चन दिखेगा, आपसे पूछा गया क्या, आपसे पूछा गया किसमें, मास ऑफ हैमर, किसका, मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट को, आपके दिमाग में सारी बातें चलनी चाहिए
लिए कि अभी आपसे मॉडिफाइड का पूछा है, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है स्टैंडर्ड मॉडिफाइड स्टैंडर्ड प्रोक्टेड टेस्ट का, या फिर आपके बाद इन्हीं दो टेस्ट से दो और टेस्ट निकल गए थे। कौन सा? इंडियन स्टैंडर्ड टेस्ट है। कौन सा? लाइट कंपैक्शन टेस्ट, और दूसरा क्या? हैवी कंपैक्शन टेस्ट। तो इंडियन स्टैंडर्ड लाइट कंपैक्शन टेस्ट एक निकल के आता है, जो कहां से बनता है? स्टैंडर्ड प्रोक्टेड टेस्ट से। स्टैंडर्ड प्रोक्टेड टेस्ट को मॉडिफाई करके हमने बनाया है। और जो दूसरा होगा कौन सा? मॉडिफाइड प्रोक्टेड टेस्ट के इक्विवेलेंट कौन सा टेस्ट निकल के आता है? हैवी कंपैक्शन टेस्ट, हैवी कंपैक्शन इंडियन स्टैंडर्ड टेस्ट। तो आपने देखोगे आपके पास टोटल 4 टेस्ट है, लेकिन 2 आपको ध्यान होना चाहिए। अगर 2 आपको ध्यान है, बाकी 2 आप वहां से निकाल लोगे। कैसे? अगर आपसे ये बोला जाए कि जो मास ऑफ द हैमर है, क्या मास ऑफ द हैमर है किसमें? मॉडिफाइड प्रोक्टेड टेस्ट में। तो मॉडिफाइड प्रोक्टेड टेस्ट में कितना होता है? ये देखो यहाँ पे जो हमने यूनिट यूज किया 10 यूनिट, और यहाँ पे 5.5 पाउंड। ठीक है, यहाँ पे जो टेस्ट चलता है वो किसमें चलता है? वो पाउंड और इंच में चलता है। आप इस बात को ध्यान दो कि जब आप टेस्ट यूज करोगे स्टैंडर्ड प्रोक्टेड टेस्ट और मॉडिफाइड प्रोक्टेड टेस्ट, यहाँ पे जो यूनिट्स मेंशन है वो मेंशन है किसमें? पाउंड और इंचेज में। लेकिन आप क्या करोगे? आपसे क्वेश्चन पूछा गया किसमें? केजी में। तो अब आप जब इसको केजी में कन्वर्ट करोगे, इसको जब आप केजी में कन्वर्ट करोगे तो ये वैल्यू निकल जाता कितना? 4.54। कितना? 4.54 केजी। और ये वैल्यू कितना निकल जाता? ये वैल्यू निकल जाता कितना? 2.494 केजी। ठीक है, इतना निकल जाता है। देखो यहाँ पे जो अपन जो वहां पे जो प्रोक्टेड टेस्ट में जो यूनिट्स मेंशन है वो किसमें? पाउंड और सेंटीमीटर में। लेकिन कन्वर्ट करके हम लोग किसमें एग्जाम में क्वेश्चन किसमें पूछा जाता है? केजी में। तो आपको केजी में ये यूनिट क्या होना चाहिए? ध्यान होना चाहिए। बाकी पाउंड में तो ध्यान होना ही चाहिए, कभी कभी क्वेश्चन पाउंड में ही पूछेगा आपसे। तो इसलिए मैं आपसे वापस बोल रहा हूँ कि सारे यूनिट्स में, क्योंकि आपके पास उतना टाइम वहां पर नहीं होगा कि आप यूनिट कन्वर्जन कर पाओ, कि आप पाउंड से क्या कर पाओ। वैसे मैं बता दूं तो 1 पाउंड में कितना होता है? 1 पाउंड में 0.454 केजी होता है। ठीक है, आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो। इसी तरीके से अगर बोला जाए, 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है? 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। और जो ये हाइट ऑफ द फॉल कितना होता है? यहाँ पे 12 इंच होता है किसमें? स्टैंडर्ड प्रॉक्टर में। और वहां पे कितना होता है? 18 इंच। अब आपसे इंच में पूछ सकता है और किसमें पूछ सकता है? सेंटीमीटर में पूछ सकता है। ठीक है, आपसे वो इंच में भी क्वेश्चन पूछ सकता है और सेंटीमीटर में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, आप क्या करोगे? इसको सेंटीमीटर में एमएम में कन्वर्ट करोगे। इसलिए सारी बात डायरेक्ट ध्यान रखनी है। और ये टेबल, इसके लिए आपके यहाँ पे ये टेबल दिया गया है। ठीक, इसी के लिए क्या दिया गया? यहाँ पे टेबल है। आपसे क्या बोला जा रहा है कि वेट ऑफ द हैमर, वेट ऑफ हैमर कितना होना चाहिए? वेट ऑफ हैमर आपके पास कितना है? देखो कितना? 5.5 पाउंड है। कितना? 5.5 पाउंड है। अगर ये 5.5 पाउंड है, जब इसको आप कन्वर्ट करोगे किसमें? केजी में। किसमें दिया गया? केजी में। ये कितना जाएगा? 2.495 केजी। और जब इसी को आप इंडियन स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट ऑफ प्रोक्टेड टेस्ट, क्या इसी के इक्विवेलेंट आपने जो इंडिया में जो टेस्ट किए जाते हैं, वहां पे जो मेजरमेंट यूज किया जाता है वो किसमें यूज किया जाता है? केजी और एमएम में, या फिर बोल सकते हो केजी और सेंटीमीटर में। और ये जो यहाँ पे फिर वापस 2 टेस्ट, इसके हेल्प से इसको मॉडिफाई करके ये टेस्ट और इसके हेल्प से ये टेस्ट बनाते हैं। तो अब क्या करते हैं? इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं। ये 2.495 केजी आ रहा था, तो यहाँ पे कितना लिया हमने? 2.6 केजी ले लिया। ठीक है, इसका मतलब अगर आपसे लाइट कंपैक्शन टेस्ट पूछा जाए तो उसमें वेट ऑफ हैमर कितना होता है? 2.6 केजी होता है। अगर आपसे स्टैंडर्ड प्रोक्टेड टेस्ट पूछा जाए तो कितना होता है? 5.5 पाउंड होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप इस पाउंड को जब केजी में कन्वर्ट करोगे, क्या करोगे? 0.454 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो वैल्यू निकल जाएगी कितना निकल जाएगी? 2.495 निकल जाएगी। सेम स्टोरी यहाँ पे, सेम काम यहाँ पे करना है। उसके बाद आपसे इतने और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन पहले ही पूछे जा चुके हैं, ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम पे सारे पॉइंट पे क्वेश्चन पहले से पूछे जा चुके हैं कि फॉल ऑफ हैमर कितना होना चाहिए, नंबर ऑफ ब्लोज कितना होना चाहिए पर लेयर, नंबर ऑफ लेयर कितना होना चाहिए, और वॉल्यूम ऑफ द मोल्ड कितना होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ द मोल्ड कितना होता है? यहाँ पे 944 होता है और यहाँ पे कितना होता है? 1000 होता है। ठीक है, तो ये बात है आपको ध्यान होनी चाहिए। और ये क्वेश्चन पहले से मैं बता रहा हूँ आपसे पूछा गया है। तो आप क्या कर सकते हो? इसको अगर आप इसी तरीके से आप देखोगे जितने भी टेस्ट है ना, उस सारे टेस्ट में इसी तरीके से की पॉइंट्स ऐड किए गए आपके लिए। अगला क्वेश्चन बहुत सीधे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन में क्या? द क्ले लेयर ऑफ ए विद सिंगल ड्रेनेज एंड कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन CV टेक्स 6 मंथ टू अचीव 50% कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन में क्वेश्चन है क्या? द टाइम टू लेयर बी ऑफ द सेम थिकनेस एंड डबल ड्रेनेज। क्या है यहाँ पर? ड्रेनेज कंडीशन चेंज है। आपने ड्रेनेज कंडीशन क्या दिया है? यहाँ पे डबल ड्रेनेज है। क्या है? डबल ड्रेनेज है। ड्रेनेज
अब कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन कितना होगा, CV/2 हो गया। कितना CV, यहाँ पे CV था, यहाँ पे CV/2 है। टू अचीव द सेम डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, आपसे टाइम पूछा गया। क्या पूछा गया आपसे, टाइम पूछा गया। आपको ये रिलेशन पता होगा, क्या होता है कि CV कितना था, CV होता है कितना, TV इंटू क्या, TV इंटू T/D²। ठीक है, ये होता है। अब सेम डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन के लिए, सेम डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन के लिए टीवी की वैल्यू क्या होगी, टीवी की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, टीवी की वैल्यू सेम होगी। यहाँ से हम क्या बनाएंगे, इसका मतलब CV क्या होगा, इसका मतलब CV की वैल्यू जो होगी, CV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, T/D² के। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, अगर आप यहाँ से T देखोगे, T किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, T होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका, CV इंटू D² के। ठीक है, सिंपल सवाल है। आपको ये क्वेश्चन पता होगा, CV क्या होता है, TV इंटू T/D²। और सेम डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन के लिए TV क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसका मतलब CV क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका, T/D² के। यहाँ से T किसके बराबर, T होगा CV इंटू D² के। इसका मतलब T1 अगर आप यहाँ से बताओ, T1 अब मैं बताऊँ T1 कितना हो जाएगा, T1/T2 कितना हो जाएगा, T1/T2 ये बराबर CV1/CV2 इंटू कितना होगा, किसका D1/D2 का इसका। ठीक है, अब आप देखो C1 कितना, C1 CV है और CV2 कितना, CV2 CV/2 है। तो ये कितना जाएगा, ये CV लिख ही लो आप, CV/CV/2। और ये कितना जाएगा, और डबल ड्रेनेज D1 कितना, D1 किसके बराबर है, D1 अगर D मान लो, सिंगल ड्रेनेज में D मान लो, डबल ड्रेनेज में क्या होगा, यही वैल्यू डबल ड्रेनेज में D/2 हो जाएगा, यही वैल्यू डबल ड्रेनेज में D/2 हो जाएगा। और इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो आप ये कितना जाएगा, ये हो जाएगा इतना 2 ऊपर जाएगा, 2 टाइम्स 2 ऊपर जाएगा। और ये कितना जाएगा, ये हो जाएगा कितना, ये भी ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो T1/T2 कितना जाएगा, T1/T2 कितना जाएगा, इतना हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्या पूछागा, T2 की वैल्यू पूछागा। आप T1 पता है, T1 कितना है, T1 आप देखो 6 मंथ है। अगर T1 6 मंथ है, T2 कितना जाएगा, T2 जाएगा कितना, T2 जाएगा T1 कितना 4 दूनी 8। आप यहाँ से ये वैल्यू क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। सिंपल बात, ये क्वेश्चन आपको पता है। सेम डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन के लिए टीवी क्या हो जाएगा, टीवी कांस्टेंट हो जाएगा। और जब टीवी कांस्टेंट होगा, सीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, T/D² या टी से रिलेशन बता दो। और जब टी से आप एक बार रिलेशन बता लोगे तो ये क्या कर दो, सिंपल निकाल सकते हो क्वेश्चन। ठीक है, अगले देखो यहाँ पे सारी चीजें मेंशन है यहाँ पे। ठीक है, 3 मंथ आ जाएगा। यहाँ पे क्या करोगे, यही सेम काम यहाँ पे किया गया, ये सेम काम यहाँ पे किया गया। ठीक है, कितना जाएगी, ये 3 मंथ आ जाएगी। अगले क्वेश्चन पर सीधे, अगला क्वेश्चन क्या है, द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ स्टेशन ऑक्यूपाइड बाय द प्लेन टेबल इज कॉल्ड एज। ठीक है, क्या पूछा गया, लोकेशन ऑफ स्टेशन। ठीक है, प्लेन टेबल का क्या करना है, प्लेन टेबल का आपको क्या बताना, लोकेशन बताना है। इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए कौन सा मेथड है आपके पास, इसके लिए आपके पास है रीसेक्शन मेथड है। क्या है, रीसेक्शन मेथड है। और यही सेम बात यहाँ पे सारी पॉइंट यहाँ पे मेंशन, रेडिएशन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है, ट्रावर्सिंग क्या है और रीसेक्शन क्या है। ठीक है, ये सारी बात मेंशन है। और रीसेक्शन में भी आपके पास 2 मेथड निकल गया था, कौन सा, एक 3 पॉइंट प्रॉब्लम है और एक 2 पॉइंट प्रॉब्लम है। वापिस प्लेन टेबल बहुत छोटा टॉपिक है। इन छोटे टॉपिक से सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन बनने की इन्हीं 4 पॉइंट पे, कि रीसेक्शन में अपन क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, ट्रावर्सिंग में क्या करते हैं। ये सारी बात आपसे क्वेश्चन में इसके पहले बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो चांसेस बनते हैं इसी पे क्वेश्चन बने और इसी पे क्वेश्चन पूछा गया आपसे, और क्या हो गया, इसका आंसर ये हो जाएगा। बाकी सारे पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करते हैं आपके, सारी पॉइंट यहाँ पे डिस्कस। अगले क्वेश्चन पे जाओ सीधे। अच्छा, अगले क्वेश्चन किस पे, कंटूर पे क्वेश्चन है। ठीक है, कंटूर्स पे क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्या है क्वेश्चन, क्या पूछा गया, कंटूर लाइंस विद हायर वैल्यू इनसाइड देम। अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि कंटूर की जो वैल्यू है, जो हायर कंटूर वैल्यू कहाँ पे, इनसाइड है। अगर हायर कंटूर वैल्यू क्या है, हायर कंटूर वैल्यू इनसाइड देम, इसका मतलब कौन सा, ये हिल बनेगा। ठीक है, इसका मतलब अगर तो कंटूर की वैल्यू हायर वैल्यू क्या, अगर हायर वैल्यू अंदर, मान लो अगर 101 है, 102 है, 103 है, अगर हायर वैल्यू अंदर है, इसका मतलब क्या बनता है, ये बन जाएगा आपके हिल बन जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो पहले का क्या हो गया, पी का हो गया 2 पार्ट, और दूसरा क्या, कंटूर लाइंस ऑफ डिफरेंट एलिवेशन क्रॉस सेक्शन क्रॉस वन अदर। अगर आपसे ये बोला जाएगा डिफरेंट एलिवेशन के जो कंटूर्स लाइन है वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, ये ओवरहैंगिंग क्लिप बनेगा। और तीसरा क्या, कंटूर लाइंस और क्लोजली स्पेस्ड, मतलब क्या हो गया, कंटूर लाइंस डिफरेंट फ्रॉम वन लाइन। ठीक है, ठीक है, क्यों आर का क्या हो जाएगा, आर का वन हो जाएगा। कंटूर लाइंस और क्लोजली स्पेस क्या होगा, जब स्टीप स्लोप होगा। कंटूर लाइंस ऑफ डिफरेंट एलिवेशन यूनाइट टू फॉर्म वन लाइन, किस वर्टिकल क्लिप में होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कितना, पी का हो जाएगा कितना, पी का 2 और क्यू का क्या हो जाएगा, क्यू का 4 हो जाएगा। ठीक है, चेक करो किसमें, पी का 2 है और क्यू का 4 है, तो यह हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। और ये सेम बात, सारी बातें मेंशन है, चेक कर लेना इसमें। ठीक है,
हिल कब फॉर्म होता है, ओवरहैंगिंग क्लिफ कब बनता है, स्टीप स्लोप कब बनता है और वर्टिकल क्लिफ कब बनता है, ये सारी बातें यहाँ पे मेंशन है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है, चेक करो अगला क्वेश्चन क्या है। क्या बोला गया, हाई वाटर टू सीमेंट रेशियो। जब अगर आपके पास हाई वाटर टू सीमेंट रेशियो होगा, मतलब अगर आपके पास W/C रेशियो ज्यादा है, और जब W/C रेशियो ज्यादा होगा, जो मिक्स बनेगा कौन सा मिक्स बनेगा, लीन मिक्स बोलो फिर वीक मिक्स बोलो। इसका आंसर है क्या, स्ट्रॉन्गर मिक्स तो नहीं बनेगा। बेटर वर्केबल मिक्स, सही बात है, बेटर वर्केबिलिटी मिलेगी। वीक मिक्स, ये भी सही बात है। लेस ब्लीडिंग नहीं, क्या मिलेगा, ब्लीडिंग आपको ज्यादा मिलेगा। ठीक है, ब्लीडिंग क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। आंसर क्या जाएगा इसका, मतलब इसका आंसर क्या, स्ट्रॉन्ग मिक्स गलत हो गया, बेटर वर्केबल मिक्स सही बात है, वीक मिक्स 2 and 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास W/C रेशियो ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मिक्स ना होगा, कौन सा मिक्स होगा, वीक मिक्स होगा, और इस केस में ब्लीडिंग ज्यादा मिलेगी। जब वाटर कंटेंट ज्यादा होगा तो ब्लीडिंग क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसका आंसर क्या हो गया, क्या। ठीक है, और ये सारे पॉइंट यहाँ पे मेंशन है, आप इसको चेक कर सकते हो। अगले पॉइंट में आ जाओ। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ कंक्रीट मिक्स डिजाइन। कंक्रीट मिक्स डिजाइन में आपसे क्या दिया, सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट और वाटर, इन सारे का वेट दिया गया और यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी दी गई है। आपसे क्या पूछा गया, व्हाट शैल बी द वेट ऑफ द फाइन एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट का आपसे क्या पूछा जा रहा है, वेट पूछा जा रहा है। आपको क्या करना है, आपको एक काम करो, आपको वेट पता है, ठीक है, आपको वेट पता है, आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप स्पेसिफिक ग्रेविटी में वाटर के डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो इन सारे पर्टिकुलर मैटर्स का क्या मिल जाएगा, इन सारे पर्टिकुलर मैटर्स की डेंसिटी मिल जाएगी। ठीक है, बात सुनना, इसके स्पेसिफिक ग्रेविटी में अगर आप वाटर के स्पेसिफिक ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिलेगा, इसकी डेंसिटी मिल जाएगी, यहाँ पे इसकी डेंसिटी मिल जाएगी। ठीक है, अब आपको काम ये करना है कि सबके वेट में क्या है, ये kg पर मीटर क्यूब है, सबके वेट में अगर सबके डेंसिटी से डिवाइड कर दोगे तो ये वॉल्यूम निकल जाएगा। और ये वॉल्यूम किसके बराबर, क्योंकि ये देखो सारा वेट किसका, 1 मीटर क्यूब का क्या वेट है। ठीक है, ये जो सारा कंटेंट दिया इसका 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का क्या है, वेट है। इसका मतलब ये हो गया कि ये 1 मीटर क्यूब का क्या निकल जाएगा, 1 मीटर क्यूब का वेट कितना, 400 kg है। इसका मतलब जब आप इसमें डिवाइड करो किससे इसकी डेंसिटी से, तो ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। तो आप चेक करो क्या है। उसके बाद क्या करना है, आपको क्या करना है, इसको सिंपली डिवाइड करके अगर आप समस्या करोगे सारी वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी, 1 आनी चाहिए थी। और इसके हेल्प से क्या कर सकते हो, आप आसानी से ये वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, इन सारे कंटेंट का वैल्यू 1 होगा, क्या करोगे, सारे के वेट को उसके डेंसिटी से डिवाइड करो, उसको 1 के बराबर कर दो, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, फाइन एग्रीगेट का वेट निकल जाएगा। ठीक है, वेट ऑफ द फाइन एग्रीगेट यहाँ से आप करोगे, सोल्व करके निकालोगे। तो ये काम करना है। 198 जो लास्ट क्वेश्चन, ASCU सबको पता है क्या है, ये प्रिजर्वेटिव है, किसके लिए, टिम्बर में। हम टिम्बर में यूज करते हैं, किसके लिए, व्हाइट एंड के लिए। व्हाइट एंड की वजह से जो डिफेक्ट आते हैं टिम्बर में, उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं हम, ASCU ट्रीटमेंट करते हैं। क्या ये क्या एक प्रिजर्वेटिव है, किसके लिए, टिम्बर के लिए। ठीक है, सोल्यूशन पे क्या है, ये सारी बातें मेंशन है। ASCU ट्रीटमेंट क्या है, तो ये क्या एक तरीके का प्रिजर्वेटिव है। ठीक है, एक तरीके का प्रिजर्वेटिव है। हाँ, इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि जो ASCU ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, जो ASCU ट्रीटमेंट करते हैं उसमें क्या होता है, 1 पार्ट किसका होता है, आर्सेनिक ऑक्साइड का होता है। जो 1 पार्ट होता है वो किसका होता है, वो 1 पार्ट होता है आर्सेनिक पेंटाऑक्साइड का होता है। और 3 पार्ट किसका होता है, 3 पार्ट होता है किसका, कॉपर सल्फेट का होता है। और 4 पार्ट किसका होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि ये सवाल आपस से पूछा गया है कि जो क्या है ASCU ट्रीटमेंट हम करते हैं, इस ASCU ट्रीटमेंट में आर्सेनिक पेंटाऑक्साइड का कितने पार्ट यूज होते हैं, ये सीधे रेशियो पूछता है। 1:3 1:3:4 के रेशियो में ये कंटेंट यूज होते हैं। ठीक है, आर्सेनिक पेंटाऑक्साइड 1 पार्ट, और 3 पार्ट किसका होता है, कॉपर सल्फेट का, और 4 पार्ट किसका होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का। ये क्या करता है, प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करता है, किसके अगेंस्ट द व्हाइट एंड्स एंड टर्माइट्स के। ठीक है, तो सवाल ये आपके पास है। इसके बाद जो टाइप ऑफ, आप ये भी थोड़ा सा देखना क्या है, टाइप ऑफ प्रिजर्वेटिव्स और कौन कौन से, केमिकल सॉल्ट है, कोल टार है, ठीक है, ये ऑयल पेंट है, सोलिजियम पेंट है, ये सारी बातें आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है, द पेंट दैट आर मोस्ट रेजिस्टेंस टू द फायर। फायर के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस, उसके लिए कौन सा पेंट होता है, इसके लिए कौन सा पेस्ट आपके पास है, एस्बेस्टस पेस्ट है। कौन सा, द पेंट दैट आर मोस्ट रेजिस्टेंट टू द फायर, कौन सा आपके पास है, एस्बेस्टस पेंट है। ठीक है, और ये सारे पेंट का यहाँ पे प्रॉपर्टी मेंशन है कि एस्बेस्टस पेंट क्या, एनामेल पेंट क्या, एल्यूमिनियम पेंट क्या, और सीमेंट पेंट क्या।
ये सारे पेंट का क्या प्रॉपर्टी यहाँ पे मेंशन है, कहाँ पे कौन सा पेंट यूज करते हैं। तो फायर रेजिस्टेंस में कौन सा पेंट यूज करते हैं, एस्बेस्टस पेंट यूज करते हैं, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन पे जो लास्ट क्वेश्चन क्या, लास्ट क्वेश्चन सिंपल एफएम का क्वेश्चन है, बर्नौली इक्वेशन पे क्वेश्चन है, ठीक है। बर्नौली इक्वेशन क्या पूछेगा, बर्नौली इक्वेशन इज डिराइव मेकिंग एजम्पशंस दैट, बर्नौली के एजम्पशंस का क्वेश्चन है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, आप इसको देखो, एफएम का बर्नौली के एजम्पशंस से क्वेश्चन है। जब कभी भी बर्नौली के एजम्पशंस से क्वेश्चन आए, एक को पहला पॉइंट आप ध्यान रख लो कि बर्नौली के लिए फ्लो का यूनिफॉर्म होना जरूरी नहीं है, ठीक है। जो अगर आपसे एजम्पशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप पहले ये देखो किस ऑप्शन में यूनिफॉर्म फ्लो दिया जा रहा है, क्योंकि बर्नौली अप्लाई होने के लिए फ्लो का यूनिफॉर्म होना जरूरी नहीं है। मतलब इसके एजम्पशंस में फ्लो यूनिफॉर्म होना जरूरी नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, बाकी सारे आप चेक करना कि अगर ये ए और सी देखो क्या है, यहाँ पे भी यूनिफॉर्म फ्लो दिया गया, तो ये इसमें फ्लो का यूनिफॉर्म नहीं माना गया, ठीक है। फ्लो को यूनिफॉर्म नहीं माना गया, इसका मतलब ए और सी तो ऐसे गलत हो गया। अरे इसका एजम्पशन आपको पता होगा कि फ्लो क्या होना चाहिए, स्टेडी होना चाहिए, नॉन विस्कस होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए और इरोटेशनल होना चाहिए, और यही सारी बातें आपको यहाँ पे क्या मेंशन है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका मैंने आपको बता दिया पूरा, ये जो आपके पास पूरा फ्री मॉक टेस्ट था पहला एसएससी जेई का, उसका पूरा ये सोल्यूशन रहा। कितने टोटल 100 क्वेश्चन, ये टोटल 100 क्वेश्चन करवा दिए गए। और ये इसलिए नहीं करवाया गया कि आप क्या करना है, आपको आप इस क्वेश्चन को देखो, ये आपके लिए क्वेश्चंस के लिए नहीं करवाया गया, आपके लिए इसलिए करवाया गया ताकि आप ये देख पाओ कि ये टेस्ट सीरीज किस तरीके से डिजाइन की गई है, उसके की पॉइंट्स आपको कितना हेल्प मिलने वाला है। तो आप एक बात सोचो कि अगर आप इन 1000 क्वेश्चंस को अगर आप लगा के एग्जाम हॉल में जाते हो तो आपने कम से कम 3000 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर ली, जितना यहाँ पे की पॉइंट्स है। अब इसके बाहर बहुत कम चांसेस है क्वेश्चन बनने का, तो आपका एक ओवरऑल रिवीजन हो जाएगा बहुत ही कम टाइम में। इसलिए मैं आपसे वापस बोलूंगा क्या करना है, आपको सिंपली बहुत ही मुझे लगता है बहुत लो कॉस्ट भी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा अगर आप पेपर 1 के लिए जाओगे, मुश्किल से 300 समथिंग का है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज आप परचेज कर लो और जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर पाओ, जितने क्वेश्चन है सारे मॉक आपको दे लेने हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, आपके पास 1000 क्वेश्चन हो जाएंगे। सारे 1000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो और उसके बाद सारे पेपर का एनालिसिस जरूर करना, क्योंकि एनालिसिस जब तक आप नहीं करोगे तब तक क्वेश्चन लगाने का कोई फायदा नहीं है। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था। अब आपका क्या होगा, पहला फ्री मॉक टेस्ट का जो सोल्यूशन है वो पूरा कंप्लीट हो गया। सो थैंक यू एवरीवन।